हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे मृदा के भौतिक एवं रासायनिक लक्षण। भौतिक लक्षण में जो प्रमुख लक्षण है मृदा गठन, सॉइल टेक्सचर, मृदा जल, मृदा वायु और मृदा तापमान। मृदा गठन, तो मृदा गठन है जो मृदा का गठन, उसमें उपस्थित डिफरेंट साइज के खनिज कण होते हैं, उनके आपेक्षिक अनुपात द्वारा निर्धारित होता है। कणों के आपेक्षिक अनुपात के आधार पर सॉइल है वो 6 प्रकार की होती है। 6 टाइप है: सैंडी सॉइल, क्ले सॉइल, लॉमी सॉइल, सैंडी लॉमी सॉइल, सिल्ट लॉम सॉइल एंड क्ले लॉम सॉइल। सैंड सॉइल है या बलुई मृदा जिसे कहते हैं। इसके कोर पार्टिकल्स मोटे कणों से गठित होते हैं और यह हल्के गठन वाली होती है। इसकी जल धारण क्षमता और पोषक तत्वों की मात्रा इसमें कम होती है, जबकि इसमें रंध्र अवकाश अधिक होते हैं। अर्थात सैंडी सॉइल्स के जो कण होते हैं वो बारीक होते हैं, बारीक ना होकर के थोड़े मोटे होते हैं और हल्के गठन वाली होती है। इसकी जल धारण क्षमता और पोषक तत्वों की मात्रा है कम होती है और इसमें रंध्र अवकाश बहुत ज़्यादा होते हैं। सेकंड है क्ले सॉइल। क्ले सॉइल के जो पार्टिकल्स हैं उनकी स्ट्रक्चर कॉलोइडल टाइप की होती है और यह भारी गठन वाली यानी हैवी टेक्सचर इसका होता है। इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी और एरेशन यानी वातायन कम होता है। चिकनी मिट्टी में जल आक्रांता होती है। वाटर लॉगिंग का मतलब है कि इसमें जो पानी है, जल है, बारिश का जल है, वो ऊपर तो बहुत दिन तक भरा रहता है, लेकिन इसकी एब्जॉर्बन क्षमता बहुत कम होती है और ऊपर ही पानी भरे रहने के कारण इसमें जल की कमी रहती है। लॉमी सॉइल, दोमट मिट्टी, यह पादपों की वृद्धि के लिए सबसे उपयुक्त होती है क्योंकि इसमें सैंडी सिल्ट एंड क्ले लगभग समान मात्रा में होती है। अर्थात सैंडी सॉइल, सिल्ट सॉइल और क्ले सॉइल की मात्रा या अनुपात बराबर होता है। यह पादपों की वृद्धि के लिए उपयुक्त होती है। इसलिए दोमट मृदा में वायु एवं जल का अच्छा आवागमन, बलुई की उपस्थिति के कारण सरल मूल भेदन तथा उच्च जलधारिता एवं उर्वरता चिकनी मिट्टी की उपस्थिति के कारण होती है। सैंडी सॉइल, ऐसी दोमट मृदा जिसमें बलुई मृदा की अधिकता होती है, सैंडी लॉम सॉइल कहलाती है। सिल्ट लॉम सॉइल या गाद दोमट मृदा, गाद दोमट मृदा जिसमें ऐसी दोमट मिट्टी जिसमें सिल्ट की मात्रा
अधिक होती है या सिल्ट पार्टिकल्स की अधिकता होती है, सिल्ट लोम सॉइल कहलाती है। क्ले लोम सॉइल, ऐसी जो लोम सॉइल जिसमें क्ले पार्टिकल्स की अधिकता होती है, क्ले लोम सॉइल कहलाती है। नेक्स्ट फिजिकल कैरेक्टर है सॉइल वाटर। सॉइल वाटर मृदा जल। मृदा में जल प्रमुख रूप से वर्षा से आता है। मृदा के कणों के बीच कुछ स्पेस होता है जिन्हें रंध्र अवकाश या पोर स्पेस कहते हैं। वर्षा का कुछ जल इन कणों में भर जाता है जिसे कैपिलरी वाटर कहते हैं। यानी जो मृदा जल है 4 प्रकार का होता है: केमिकली बाइंड वाटर, हाइग्रोस्कोपिक वाटर, कैपिलरी वाटर एंड फ्री ग्रेविटेशनल वाटर। तो मृदा में जो पोर के स्पेस में जल भरा रहता है वह जल क्या कहलाता है? कैपिलरी वाटर। जो कैपिलरी वाटर है वही पौधों को प्राप्त होता है और कैपिलरी वाटर की जो मात्रा है मृदा के कणों की साइज कम होने पर बढ़ती है। मृदा वैज्ञानिकों ने पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल की जो टोटल मात्रा है उसको होलार्ड या संपूर्ण जल और जो पौधों को प्राप्त नहीं होता है उसे अप्राप्य जल या ईकार्ड कहा है। पौधों को प्राप्त होने वाले जल को प्राप्य जल या क्रिसार्ड जल कहते हैं, अर्थात HCE, होलार्ड, क्रिसार्ड, ईकार्ड। होलार्ड संपूर्ण जल है जो मृदा में उपस्थित होता है। क्रिसार्ड पौधों को प्राप्त होने वाला जल है और ईकार्ड जो पौधों को प्राप्त नहीं होता है। ई इजेक्ट हो गया, अलग हो गया, ईकार्ड। तो इस प्रकार से जो सॉइल वाटर है 4 प्रकार का होता है: केमिकली बाइंडिंग वाटर, हाइग्रोस्कोपिक वाटर, कैपिलरी वाटर एंड फ्री ग्रेविटेशनल वाटर। केमिकली बाइंड वाटर जो जल मृदा पार्टिकल्स से किसी न किसी रूप में जुड़ा रहता है, केमिकली बाइंड पार्टिकल कहलाता है। हाइग्रोस्कोपिक वाटर यानी आर्द्रता जल जो मृदा में नमी के रूप में उपस्थित होता है, हाइग्रोस्कोपिक वाटर कहलाता है। कैपिलरी वाटर जो अभी समझाया था एंड फ्री ग्रेविटेशनल वाटर यानी मुक्त गुरुत्वाकर्षण जल जो मुक्त रूप से मृदा के अंदर एब्जॉर्ब होता है, तो मृदा की तह तक चला जाता है, मुक्त ग्रेविटेशनल वाटर कहलाता है। जल के कुछ सॉइल वाटर की कुछ टर्मिनोलॉजी है। ये है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी या केशिका जल। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी वह है जो मृदा के द्वारा ऑब्जर्व किया जाता है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कहलाती है। यानी कि मृदा द्वारा
गुरुत्व बल के विरुद्ध केशिकाओं में जो जल रहता की प्रतिशतता रहती है वो कहलाती है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। फील्ड कैपेसिटी, तो वर्षा के बाद में गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से जल के नीचे जाने के बाद मृदा में बचे हुए जल की प्रतिशत मात्रा को क्षेत्र क्षमता कहते हैं। क्षेत्र क्षमता होती है केशिका जल प्लस आर्द्रता जल प्लस रासायनिक मिश्रित जल और प्लस जल वाष्प। ये इसका फॉर्मूला है क्षेत्र क्षमता। नेक्स्ट है मॉइस्चर इक्विवेलेंट या आर्द्रता तुल्यांक। नम मृदा को गुरुत्वाकर्षण से 1000 गुना अपकेंद्र बल से प्रभावित करने के बाद मृदा में शेष रही जल की मात्रा को आर्द्रता तुल्यांक कहते हैं। जलाकर्षण गुणांक, शुष्क मृदा को संतृप्त वायुमंडल में रखने पर उसके द्वारा शोषित जल वाष्प की प्रतिशत मात्रा को जलाकर्षण गुणांक कहते हैं। बिल्टिंग कोफिशिएंट या मिलानी गुणांक, तो पौधों के स्थायी रूप से मुरझाने के प्रथम लक्षण के समय मृदा में उपस्थित जल की प्रतिशत मात्रा को मिलानी गुणांक कहते हैं। नेक्स्ट है मृदा वायु। मृदा वायु या सॉइल एयर, तो मृदा के कणों के बीच उपस्थित अंतराल जिन्हें पोर स्पेस कहते हैं। पोर स्पेस जल एवं वायु से भरे रहते हैं। पोर स्पेस में पाई जाने वाली गैसें ही मृदा वायुमंडल का निर्धारण करती है। मृदा वायु पौधों के लिए प्रमुख रूप से महत्वपूर्ण होती है, जो पादपों के भूमिगत भाग तथा मृदा जीवों की श्वसन क्रिया के लिए मृदा वायु बहुत ही आवश्यक है। मृदा में जो हुमरस निर्माण होता है और बीजों के अंकुरण के लिए भी मृदा वायु आवश्यक है। सूक्ष्म जीवों के अपघटन की क्रिया ऑक्सीजन पर निर्भर करती है। मूल वृद्धि और नए मूल रोम बनने के लिए भी मृदा में वायु का होना बहुत आवश्यक है। मृदा के क्षीण वातन होने के कारण पौधों में आकारकीय, कार्यकीय एवं क्षारीय गुणों में परिवर्तन आ जाते हैं, जैसे न्यूमेटोफोर या बट्रस और पुष्टामूल। न्यूमेटोफोर में जैसे गांठें बन जाती हैं, बट्रस या पुष्टामूल है जो जैसे बरगद में जो रूट होती है बट्रस रूट कहलाती है, ये बाहर लटकी रहती है। वायु प्राप्त करने के लिए ही ये जड़ें बाहर निकलती हैं। मूलों के श्वसन में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। श्वसन से प्राप्त ऊर्जा मूल वृद्धि एवं नए मूल रोम बनने के लिए आवश्यक होती है। यानी श्वसन से जो ऑक्सीजन प्राप्त होती है या ऊर्जा प्राप्त होती है श्वसन के द्वारा, वो रूट की ग्रोथ के लिए आवश्यक होती है और इस वायु के द्वारा ही जड़ें निरंतर अवशोषण करती रहती है। क्षीण वातायन या
कम एरेशन के वाली मृदा में मूल रोम के आसपास कार्बन डाइऑक्साइड इकट्ठी हो जाती है, जो पादप जड़ों के लिए विषैली होती है। ऑक्सीजन की कमी और कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता के कारण कुछ विषैले पदार्थ जैसे हाइड्रोजन सल्फाइड, फॉर्मिक अम्ल, एसीटिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल आदि पदार्थों का निर्माण हो जाता है, जो पौधों की वृद्धि पर हानिकारक प्रभाव डालते हैं। अतः पौधों की वृद्धि के लिए, या हम कह सकते हैं पौधों की जड़ों की वृद्धि के लिए वायु बहुत आवश्यक होती है। नेक्स्ट भौतिक लक्षण या फिजिकल कैरेक्टर है सॉइल टेम्परेचर, मृदा तापमान। मृदा में होने वाली जो भौतिक रासायनिक क्रियाएं हैं उन्हें मृदा तापक्रम प्रभावित करता है, जिसमें है मूलों के द्वारा जल एवं लवणों की अवशोषण दर मृदा तापक्रम पर निर्भर करती है। बीजों के अंकुरण के लिए टेम्परेचर आवश्यक है। पौधों के जो क्षतिग्रस्त भाग हैं उनकी वृद्धि के लिए भी तापक्रम आवश्यक होता है। पादपों में उच्चतम उपापचयी क्रियाएं एवं मूलों द्वारा जो उच्चतम अवशोषण होता है वह 20 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच में होता है। 20 डिग्री सेल्सियस से कम ताप पर जल अवशोषण की दर काफ़ी कम होती है और हिमांक यानी 0 डिग्री सेल्सियस पर जल अवशोषण की दर बहुत ही कम या नगण्य होती है। इसलिए इसी प्रकार से जैसे शीत मृदाएं या कोल्ड सॉइल है उनमें बहुत ही क्षीण वनस्पति होती है और पौधे बौने रहते हैं, यानी पौधों की लंबाई बहुत कम होती है। तो हम कह सकते हैं कि पौधों की वृद्धि या ग्रोथ या लंबाई बढ़ने के लिए तापक्रम की आवश्यकता होती है। बहुत ही गर्म सॉइल होती है, उनकी वनस्पति में वृक्षों की अधिकता होती है, जबकि ठंडी सॉइल यानी बर्फीली सॉइल है उसमें बौने पौधों की अधिकता होती है। सॉइल टेम्परेचर का मापन सॉइल थर्मोमीटर के द्वारा किया जाता है और सॉइल टेम्परेचर है जो सॉइल के जो प्रमुख फैक्टर हैं उन पर निर्भर करता है। इनमें है मृदा की सतह का रंग और गठन, मृदा का गठन कैसा है और उसकी सतह का रंग कैसा है, मृदा जल की मात्रा एवं मृदा रंध्रता, मृदा में जल की उपस्थिति कितनी है और पोरोसिटी यानी उसमें रंध्र कितने हैं, वनस्पति का आवरण, मृदा में उपस्थित वनस्पति कितनी है, घनी सघन है या छिद्रित है, और ढाल की दिशा, पौधों में ढाल की दिशा कैसी है। तो छात्रों ये हुए मृदा के भौतिक लक्षण। अब नेक्स्ट आते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल या मृदा के रासायनिक गुण। तो मृदा के जो रासायनिक गुण हैं 2 बिंदुओं के अंतर्गत हम पढ़ते हैं, ऑर्गेनिक मैटर एंड सॉइल रिएक्शन।
ऑर्गेनिक मैटर यानी कार्बनिक पदार्थ। मृदा में कार्बनिक पदार्थों की जो प्रतिशतता है 10 से कम होती है। फिर भी वनस्पति और पादपों की वृद्धि के लिए ये वृद्धि पर बहुत ही प्रभाव या व्यापक प्रभाव डालते हैं। मृदा में पौधे और जंतुओं के जो मृत भाग का अपघटन होता है उनके द्वारा कार्बनिक पदार्थों का निर्माण होता है। और मृदा में जो मृत भाग है उनका अपघटन किया जाता है बैक्टीरिया द्वारा। बैक्टीरिया द्वारा जो अपघटन किया जाता है अलग अलग अवस्थाओं में किया जाता है और ये इनसे 3 प्रकार के प्रमुख कार्बनिक पदार्थ बनते हैं। उसमें कार्बनिक पदार्थों की जो अवस्था होती है 3 प्रकार की होती है, वो है लिटर, डफ एंड ह्यूमस। तो सबसे पहले लिटर है करकट। ये वह भाग है जो पौधों व जंतुओं के मृत भागों का अपघटन नहीं होता है और सभी मृत भागों को पहचाना जा सकता है, यानी अपनी पहचान बनाए हुए रहते हैं, लिटर कहलाते हैं। डफ लिटर के नीचे का भाग होता है जिसमें जो मृत भाग है उनका आंशिक अपघटन हो जाता है, यानी इसमें पदार्थ अपनी पहचान तो बनाए हुए होते हैं लेकिन उनका आंशिक अपघटन हो जाता है। ह्यूमस डफ के नीचे की परत के मृत भागों का अपघटन बहुत अधिक हो जाता है जिससे मृत भागों को पहचाना नहीं जाता और मृत भाग काले भूरे पदार्थों में बदल जाता है, जिसे ह्यूमस कहते हैं। अतः जो मृदा के मृत भागों के अपघटन के द्वारा 3 परतों का निर्माण होता है, LDH, लिटर, डफ एंड ह्यूमस। ह्यूमिफिकेशन पादपों एवं जंतुओं के मृत भाग अपघटित होकर के ह्यूमस में परिवर्तित हो जाते हैं और ह्यूमस में परिवर्तित होने की प्रक्रिया ह्यूमिफिकेशन कहलाती है। मिनरलाइजेशन ह्यूमस का खनिज लवणों में परिवर्तन खनिजीकरण कहलाता है। अब जो ह्यूमस होती है वो पुनः 2 प्रकार की ह्यूमस होती है, मोर ह्यूमस और मल ह्यूमस। मोर ह्यूमस में अपघटनकारी जो जीव है उनका अभाव होता है और इसकी परत रंध्रहीन और कठोर होती है। मोर ह्यूमस की क्रिया है, इसमें जो रिएक्शंस होती है वो मंद गति से होती है, खनिज लवण भी कम होते हैं और केंचुए अनुपस्थित होते हैं। जबकि मल ह्यूमस की में अपघटनकारी जो जीव हैं उनकी अधिकता होती है। ह्यूमस परत होती है वो ढीली होती है, यानी मृदा नरम होती है और अपघटन की क्रिया तीव्र गति से होती है। इसमें खनिज और ह्यूमस बराबर मात्रा में होते हैं और केंचुओं की अधिकता होती है, यानी मल ह्यूमस होती है वो अधिक उपजाऊपन लिए होती है।
मोर हुमरस और मल हुमरस में प्रमुख जो अंतर हैं वो स्पष्ट होते हैं। हुमस का निर्माण है जो वहाँ की जो वनस्पति है और जलवायु है उस पर निर्भर करता है। हुमरस के निर्माण के जो प्रमुख कारक हैं वे हैं कि अवघटित होने वाले मृत भागों की प्रकृति कैसी है, मृत भागों का अपघटन करने वाले सूक्ष्म जीवों की प्रकृति कैसी है, वहाँ का तापमान, नमी, नाइट्रोजन सप्लाई और वातायन एवं मृदा की अपक्रियाओं की स्थिति किस प्रकार की है। मृदा में हुमरस पौधों के लिए बहुत ही आवश्यक होती है, क्योंकि मृदा में जब खनिज लवणों की अधिकता होती है तो उससे पौधों की वृद्धि तीव्र गति से होती है। हुमस की मृदा में हुमरस की अधिकता होने पर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ती है। हुमरस के कारण पोरोसिटी बढ़ जाती है और जल का रिसाव या गैसों का आवागमन सुगम हो जाता है। हुमरस से पौधों और जो अपघटनकारी जीव हैं उनको भोजन मिलता है और ऑक्सीजन उपलब्ध होने पर पौधों को की जड़ों को ऑक्सीजन प्राप्त होती है। अतः हम कह सकते हैं कि मृदा में हुमरस की मात्रा अधिक होने पर पौधों में वृद्धि तीव्र गति से और अच्छी होती है। नेक्स्ट है मृदा क्रियाएं या सॉइल रिएक्शन। तो हम देखते हैं कि जो सॉइल है रासायनिक दृष्टि से 3 प्रकार की सॉइल पाई जाती है, न्यूट्रल, एसिडिक और एल्केलाइन। तो जब मृदा में H आयन की अधिकता होती है यानी pH 7 से कम होता है तो इस प्रकार की सॉइल अम्लीय होती है। क्षारीय, जब OH आयन की अधिकता होती है यानी pH 7 से अधिक होती है तो क्षारीय मृदा कहलाती है। और जब H आयन और OH आयन की मात्रा बराबर होती है यानी pH 7 होती है तो इस प्रकार की सॉइल न्यूट्रल या उदासीन सॉइल कहलाती है। मृदा में अधिक अम्लीयता या क्षारीयता पौधों के लिए हानिकारक हो सकती है। क्योंकि pH पौधों की जीवन क्षमता और पोषकों के संभरण या पोषकों की सप्लाई पर प्रत्यक्ष रूप से प्रभाव डालती है। जड़ों की कोशिकाओं का जीवद्रव्य 3 के नीचे और 9 के ऊपर बहुत ही क्षतिग्रस्त होता है, यानी बहुत ही अधिक अम्लीय और बहुत अधिक क्षारीय पर पौधों की जड़ें प्रभावित होती है। सूक्ष्म जीव अम्लीय मृदा के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होते हैं। जीवाणु क्षारीय मृदा में रहते हैं और pH 6 के नीचे उनमें क्षति होती है।
संवहनी पौधे या वेस्कुलर प्लांट्स 3.5 से 8.5 pH के बीच स्वस्थ रूप से वृद्धि करते हैं। कुछ पादप होते हैं जो एसिड टॉलरेंट होते हैं। अधिक क्षारीय मृदा यानी जिसकी pH बहुत ज़्यादा होती है, इस प्रकार की सॉइल है बैरन सॉइल या ऊसर होती है और इसे रेहे कहते हैं। न्यूट्रल और आंशिक अम्लीय मृदा यानी pH 7 या 7 से थोड़ी कम जैसे 6.5 या 6 तक पौधों के लिए या पौधों की वृद्धि के लिए बहुत ही उपयुक्त होती है। कुछ कृषि पौधों में अम्लीय मृदा में उगते हैं, जबकि सिम्बी पादप जो फली वाले पादप हैं उनकी वृद्धि अम्लीय मृदा में बहुत ही कम होती है। मृदा की अम्लीयता या क्षारीयता मृदा की वनस्पति का निर्धारण करती है। जैसे pH के आधार पर यदि pH 3.7 से अधिक होती है तो वहाँ लाइकेन एवं छोटी झाड़ियाँ उगती हैं। उच्च अम्लीय जब pH 3.4 से 4.5 के बीच होते हैं तो हेमलॉक, स्प्रूस जैसे वृक्ष वहाँ पे होते हैं। यदि अम्लीयता 4.5 से 5.5 होते हैं तो शंकुधारी और पर्णपाती पौधे पाए जाते हैं। आंशिक अम्लीय यानी 5.5 से 6.9 के बीच जब pH रहती है तो ऐसे पौधे आंशिक अम्लीय प्रकार के या पर्णपाती वन यहाँ पे होते हैं। उदासीन या क्षारीय जब मृदा की pH 7 से 8 के बीच में होते हैं तो वहाँ पे घास स्थल होता है। तो इस प्रकार मृदा के भौतिक और रासायनिक लक्षणों पर पौधों की वृद्धि निर्भर करती है।